हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा एंड वेलकम टू फ्रेम क्लासेस। मैं आप लोगों का स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 10th का साइंस। आज हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जो है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करें, उन्हें समझें, आप लोगों से लर्न ना करें। अगर आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक डिटेल लेते हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि हम एक बार इसके बारे में डिस्कशन करें। तो हम पहले डिस्कशन करेंगे चेंजेस। हमारे अराउंड बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उन सभी चेंजेस को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया। पहला आपका कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज, ओके। और सेकंड चेंज हमारे पास कौन सा है? केमिकल चेंज। आपने इसके बारे में बहुत अच्छे से पहले से रीड किया हुआ है, पर फिर भी हम लोग एक बार डिस्कशन करते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज में वो सारे चेंजेस होते हैं जिसमें कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसके अंदर किसी भी बॉडी का साइज चेंज होगा, किसी भी बॉडी का शेप चेंज होगा, अदरवाइज उसके स्टेट में चेंज आ जाए। तो ऐसा कोई भी चेंज जिसके अंदर क्या होगा? स्टेट चेंज हो या फिर शेप चेंज हो या फिर साइज चेंज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, ओके। इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। जो सब्सटेंस होता है चेंज होने के बाद भी वही सब्सटेंस आपको वापस मिलेगा, बस उसमें क्या चेंज होगा? स्टेट चेंज होगा या फिर उसके शेप में चेंज होगा या फिर साइज में चेंज होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। आप किसी वाटर को बॉईल कर रहे हो, वाटर कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। बॉईल होने के बाद वो कौन से स्टेट में आ जाएगा? गैस। तो देखो, जब आप वाटर लेते हैं लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट में भी वाटर होता है, दैट इज H2O। जब आपने इसको बॉईल कर दिया तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया, लेकिन स्टीम में भी हम इसे क्या लेते हैं? H2O। कोई न्यू प्रोडक्ट बना? नहीं ना, पहले भी H2O था, बॉईल करने के बाद भी H2O हुआ, बस इसके स्टेट में चेंज हो गया। पहले ये क्या था? लिक्विड, अब कौन से स्टेट में आ गया? गैस वाले स्टेट में आ गया, ये आपकी स्टीम बन गई। तो ये कौन सा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज, क्योंकि कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बना। एक और एग्जांपल देते हैं, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। यहाँ पर भी सेम चीज़ है। जब हमारे कपड़े गीले होते हैं तो वो किसकी वजह से होते हैं? वाटर। वाटर कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप इसको सनलाइट में डाल दिया, तो सनलाइट में क्या होगा? इवापोरेशन होगा वाटर का। तो वाटर कौन सी फॉर्म में चला जाएगा? H2O, लेकिन बस स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर से स्टेट चेंज हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। जब वो मेल्ट हो जाता है तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, लेकिन फिर से कोई न्यू कंपाउंड नहीं बना। एक और एग्जांपल देखते हैं, कटिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स को जब आप काट रहे हो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं है, बस उसका शेप चेंज हो गया। तो ऐसा कोई भी चेंज जिसमें क्या हो? शेप, साइज या स्टेट चेंज होती हैं, लेकिन कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप पेपर लो, पेपर को आप क्या कर दो? फाड़ दो, तो क्या होगा? पेपर का साइज चेंज हो गया। पहले भी पेपर था, अब भी पेपर है। आप ग्लास लो, ग्लास को ब्रेक कर दो, ग्लास टूट गया। पहले भी ग्लास था, अब भी ग्लास है। पहले ग्लास बड़े पीस में था, अब वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसमें कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बना, तो उसे भी आपने क्या कहा? फिजिकल चेंज। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, हमारे केमिकल चेंज पे, ओके। चलो, अब हम पढ़ते हैं केमिकल चेंज के लिए। केमिकल चेंज में क्या होता है? हमारा एंटायर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, मतलब आपके पास एकदम न्यू प्रोडक्ट बनेगा उस चेंज के बाद। देखो, मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं कह रही हूँ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें आपके सब्सटेंस का क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें हमारे सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मैं ना एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोग एक मैग्नीशियम रिबन लो, ओके। मैग्नीशियम रिबन हमने लिया, अब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से क्या करता है? रिएक्ट करना शुरू करता है। तो मैं मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न कर रही हूँ, ओके।
तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर में बर्न करते हैं तब आपको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपका जो मैग्नीशियम है वो आपके एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और आपको क्या फॉर्म करके देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो पहले मेरे पास क्या था, मैग्नीशियम, ठीक है, बाद में मुझे क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ अलग है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ एंटायरली डिफरेंट है। तो इसमें क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो इसमें आपको क्या हुआ, एक न्यू सब्सटेंस आपको मिला। तो केमिकल चेंज वो होता है जिसमें हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। आपका जो ओल्ड सब्सटेंस होता है वो न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी एंटायरली केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, चेंज। जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में बर्निंग होती है वो सब किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का। आप लोग वुड लो, आप लकड़ी को जला दो, ठीक है, जब हम लकड़ी को बर्न कर रहे हैं तो वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और बाद में वो किस में बदल जाएगा, ऐश में बदल जाएगा। तो देखो वुड की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है और आपने बर्न करने के बाद उसमें केमिकल चेंज कर दिया और आपको मिली ऐश। ऐश की प्रॉपर्टी और वुड की प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज बेसिकली क्या है, केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें हमें एक न्यू प्रोडक्ट मिलेगा और उसकी प्रॉपर्टी और ओल्ड सब्सटेंस की प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। कुछ और एग्जांपल, कुछ भी, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ पेपर, व्हाटएवर जिसे भी हम बर्न करते हैं वो सब किस में आता है, केमिकल चेंज में आता है। एक और आप एग्जांपल देखो, रस्टिंग ऑफ मेटल। आप लोग आयरन देखते हो, ठीक है, हमारे जो आयरन की ग्रिल्स होती हैं उन पर क्या होता है, रस्ट होना शुरू हो जाता है। आयरन बहुत टफ सब्सटेंस होता है, स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है, लेकिन जैसे जैसे उस पर रस्टिंग होने लगती है तो उसकी स्ट्रॉन्गनेस वीक होने लगती है, क्योंकि पहले वो आयरन था। रस्ट होने के लिए उसने एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और बनाया आपका फेरिक ऑक्साइड। पहले था आयरन, रस्ट होने के बाद बन गया वो फेरिक ऑक्साइड। तो आयरन और फेरिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, केमिकल चेंज का, ठीक है। तो हमारा केमिकल चेंज आप लोगों को समझ आ गया होगा। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें न्यू प्रोडक्ट बनता है, फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता। फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। इसमें आपका एंटायर कंपोजिशन चेंज हो जाता है, इसमें कंपोजिशन सेम रहता है, सिर्फ स्टेट, साइज और शेप चेंज होता है। तो ये था हमारा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। आई होप तुम्हें अच्छी तरह से क्लियर हुआ है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें आपका केमिकल चेंज होगा। अभी हमने पढ़ा केमिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज जहाँ पर होगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज में हमारा न्यू सब्सटेंस बनता है। तो अब आपका केमिकल रिएक्शन क्या होगा, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। हमारा केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा न्यू सब्सटेंस बनेगा और उस न्यू सब्सटेंस की बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी होगी। जो आपका ओल्ड सब्सटेंस था उसकी प्रॉपर्टीज़ अब आपकी डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी और जो न्यू सब्सटेंस बनेगा अब उसकी न्यू प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दिया, ये हम लोगों ने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है, आप लोगों ने क्या लिया, मैग्नीशियम, ठीक है। अब हम मैग्नीशियम को क्या कर रहे हैं, हम मैग्नीशियम को बर्नर की हेल्प से बर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को अब हम बर्न कर रहे हैं। और अभी मैंने बताया जब भी हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो ऐश बनेगी और हमने उस ऐश को कलेक्ट किया जो वाइट कलर का पाउडर बना, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से, पहले क्या था, मैग्नीशियम रिबन था, आप लोगों ने उसे बर्न किया, बर्न करने के बाद वो ऐश में बदल गया और ये जो ऐश थी वो वाइट कलर का पाउडर था जो आपका क्या बना, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, MgO। और आपको पता है इसका नाम क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है उसका कलर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर होता है वाइट। तो पहले मैग्नीशियम रिबन था, जब आप लोगों ने उसे बर्न किया तो हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो गया।
मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड से। तो पहले मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रॉपर्टीज चेंज, दैट इज व्हाट, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन वो है जिसमें हमारा न्यू सब्सटेंस बनेगा, न्यू प्रॉपर्टी के साथ बनेगा, जो मैंने आप लोगों को दिखाया। ठीक है, अब देखो इसी केमिकल रिएक्शन में हम दो न्यू टर्म्स पढ़ते हैं। रिएक्शन से पहले जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने गए, कौन कौन गया? एक गया मैग्नीशियम और गया ऑक्सीजन। तो जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ओके, तो रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट वो है जो आपके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। केमिकल रिएक्शन के बाद आपको जो न्यू प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन आपकी हो गई, केमिकल रिएक्शन के बाद आपको न्यू प्रोडक्ट मिला, तो केमिकल रिएक्शन के बाद जो हमें मिलता है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ओके, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो आपकी रिएक्शन, ये आपका एरो है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है इससे पहले ये सब्सटेंस थे जिन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, और ये वो है जो आपको रिएक्शन के बाद मिला। तो रिएक्शन से पहले जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन के बाद जो न्यू प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में आपको ये समझ आ गया कि रिएक्टेंट किसे हम कहते हैं, हम प्रोडक्ट किसे कहते हैं। आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में एक और पॉइंट बताती हूँ, आप लोग ज़रा रिएक्शन को दोबारा से देखो। इस रिएक्शन में मेरे पास क्या है? मैग्नीशियम। आप लोग देखो तो प्रोडक्ट में भी आपको मैग्नीशियम एटम मिलेगा। आपके रिएक्टेंट में एक और एटम है, दैट इज ऑक्सीजन, और आपको प्रोडक्ट में भी जो एटम मिला वो भी क्या है? ऑक्सीजन। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स चेंज नहीं होते। अगर रिएक्शन से पहले मैग्नीशियम है तो रिएक्शन के बाद भी आपको मैग्नीशियम मिलेगा, रिएक्शन से पहले अगर ऑक्सीजन है तो आपको रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अपने आप हाइड्रोजन आ जाएगा या फिर अपने आप यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा, नहीं। केमिकल रिएक्शन में आपके एटम्स रीअरेंज होते हैं। पहले ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन था, अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो आपके एटम्स चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ आपके एटम्स रीअरेंज होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, जो मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको केमिकल रिएक्शन सिखाया, अब इसमें मैंने ये पॉइंट आपको समझाया। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। आपके एक एलिमेंट का एटम दूसरे एटम में चेंज नहीं होगा, सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा। ओके, केमिकल रिएक्शन में सिर्फ हमारे एटम्स रीअरेंज होते हैं, एटम्स चेंज नहीं होते। अगर रिएक्टेंट में आपका हाइड्रोजन और सल्फर है तो प्रोडक्ट में भी आपको हाइड्रोजन और सल्फर के एटम ही मिलेंगे, आपको कोई दूसरा एटम नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकेंड क्या है? अभी मैंने बताया द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें आप रिएक्टेंट कहते हो, और जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड होता है केमिकल रिएक्शन के बाद में उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो सीधा सा मतलब है केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। ठीक है ना, जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं दैट इज रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट किस में बदल जाएगा? प्रोडक्ट में। तो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जब हम मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं, बर्न करते हैं, तो ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। आप देखो ज़रा, ऐसे क्वेश्चन आता है, एक्स इज़ अ सब्सटेंस, ठीक है, एक्स इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ हीटेड देन इट बर्न विद ड्रेजनिंग लाइट। ठीक है, जब हम एक्स एक सब्सटेंस है, जब हम उसे बर्न करते हैं तो वो ड्रेजनिंग लाइट के साथ बर्न होता है और बाद में वो एक वाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमसे पूछा जाता है व्हाट इज़ एक्स। तो अभी मैंने आपको बताया एक्स क्या था? मैग्नीशियम। जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो वो ड्रेजनिंग लाइट के साथ बर्न होता है, और बर्न होने के बाद उसकी जो ऐश मिलती है वो वाइट कलर के पाउडर में होती है। तो एक्स क्या हो गया? मैग्नीशियम, और वो वाइट कलर का पाउडर आपका क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर हमने मैग्नीशियम रिबन लिया था, जब हमने उसे बर्न किया तो दैट इज़, आपको दिख रहा होगा ये ड्रेजनिंग लाइट है। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उस तरह से ड्रेजनिंग लाइट की फॉर्म में बर्न होता है, और उसके बाद वो वाइट कलर के पाउडर में बदल जाता है, जो हमने इस डिश के अंदर कलेक्ट कर ली है। तो ये आपका मैग्नीशियम रिबन था,
ऑक्सीजन में आपने बर्न किया और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया वाइट कलर के पाउडर में, ठीक है। मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है, आपको न्यू प्रोडक्ट मिला, तो ये पूरा क्या हो गया, केमिकल चेंज। ओके, चलिए, जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ना, तो वहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और अराइज होता है। हमारा मैग्नीशियम ना, आपको पता है मेटल है, और मेटल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ना, तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें उसे सैंड पेपर से क्लीन करना होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है कि बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन वाई वी फर्स्ट क्लीन इट विद सैंड पेपर। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें उसे सैंड पेपर से क्लीन क्यों करना चाहिए? तो उसका आंसर मैंने अभी आप लोगों को बोला, मैग्नीशियम एक मेटल है और मेटल बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो मैग्नीशियम क्या करता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और अपने ऊपर बना लेता है मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर। मैंने दोबारा बोलती हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैग्नीशियम रिबन हैज़ कोटिंग ऑफ बेसिक कार्बोनेट ऑन इट्स सरफेस। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक कार्बोनेट की लेयर आ जाती है, कोटिंग ऑफ बेसिक कार्बोनेट ऑन इट्स सरफेस विच इज़ फॉर्म्ड बाय स्लो एक्शन ऑफ मॉइस्चर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसमें प्रेजेंट CO2 से मैग्नीशियम रिएक्ट करता है और वो अपने ऊपर बेसिक कार्बोनेट की एक लेयर बना लेता है। इसलिए हम उसे क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं। जब आप मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर रिमूव हो जाएगी और आपको मैग्नीशियम रिबन मिलेगा। ओके, सो बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद सैंड पेपर। दिस इज डन टू रिमूव प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम रिबन को हमें सैंड पेपर से क्लीन करना है। उसका रीज़न मैंने आपको दिया, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन आपके एयर में प्रेजेंट CO2 से रिएक्ट करेगा और अपने सरफेस पर बनाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर, जिसे हम सैंड पेपर से क्लीन करते हैं, ठीक है। आई होप आपको केमिकल रिएक्शन अच्छी तरह से क्लियर हो गई है। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 5 चीज़ें हैं जिससे हम केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। हम एक एक करके 5 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसको परफॉर्म करते करते हमारा उस रिएक्शन में से गैस निकलती है। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन, सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी नहीं होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसके प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, गैस मिलती है। जैसे मैंने यहाँ पे आपका एक एग्जांपल लिया है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक आपको पता है Zn एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला भी आपको पता होगा। तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, जिंक Zn, और उसको रिएक्ट हमें किससे कराना है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बच्चों। आप लोगों को सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप याद करो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। तो हमें क्या करना है, हमें जिंक को रिएक्ट कराना है, किससे रिएक्ट कराना है, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो देखो बच्चों क्या होगा, जो आपका जिंक है ना वो किससे रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा सल्फेट से, तो जिंक सल्फेट बनेगा। अब आप लोगों ने 9th क्लास में ये फॉर्मेशन सीखी थी। अगर आप लोगों ने फॉर्मेशन नहीं सीखी है तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी, आप उसे देखिए और आप इसके फॉर्मेशन को सीखिए। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। हम लोगों को जिंक को रिएक्ट कराना है सल्फेट से। तो आपको पता है जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, ये दोनों क्या होंगे, 2 से कट गए, Zn 1 SO4 1, तो हमें क्या मिलेगा, ZnSO4, ठीक है। तो जब मैं जिंक को रिएक्ट कराऊंगी सल्फ्यूरिक एसिड से तो जिंक सल्फेट से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ZnSO4, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, हाइड्रोजन बचा, तो आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होगा, निकल जाएगा। ओके, तो जब हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बीकर लेंगे, ठीक है। इस बीकर के अंदर क्या डाल के रखा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जिंक के कुछ ग्रैनुल्स डाल देंगे। तो ये आपने जिंक के ग्रैनुल्स डाल दिए, तो थोड़ी देर में रिएक्शन होगी
और इसमें क्या होगा, बबल्स की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने लगेगी। तो जब भी गैस को लिबरेट करते हुए हम दिखाते हैं तो उस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एक एरो ऊपर की तरफ दिखाते हैं। जब भी रिएक्शन में गैस निकलेगी तो वो ऊपर की तरफ उठेगी, इसलिए गैसेस को हम लोग एक एरो की फॉर्म में दिखाते हैं। तो हाइड्रोजन एक गैस है, मैंने यहाँ पर इसको एरो से इंडिकेट कर दिया। तो इस रिएक्शन में क्या हो रही है, गैस निकल रही है और यही आपकी कैरेक्टरिस्टिक थी इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, चलो, तो जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया उसे हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड डाला और उसमें हमने यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये हम लोगों ने क्या किया, जिंक का ग्रैन्युल डाल दिया। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोगों ने जिंक का रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड से तो हमारा क्या बना था, जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये देखो ये बबल्स की फॉर्म में रिलीज हो रही है। ठीक है, अब ये गैस क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। इधर हमने डिलीवरी ट्यूब लिया, इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हम लोगों ने सोप बबल के अंदर इस वाटर को कलेक्ट किया। अब यहीं पर हम एक और चीज़ सीखते हैं, हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग। ठीक है, बहुत पूछा जाता है हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग, या बोला जाता है कि जब हमने इसको रिएक्ट किया तो एक गैस रिलीज हुई, उस गैस की टेस्टिंग बताओ। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग पढ़ते हैं। इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी उसे हमने डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से सोप बबल के ऊपर कलेक्ट किया। ये जो गैस आपको बबल की फॉर्म में दिखाई दे रही है, इसके पास हम लोग लेकर आए बर्निंग कैंडल स्टिक। ठीक है, जब आप लोग बर्निंग कैंडल स्टिक को हाइड्रोजन गैस के पास लेकर आते हो तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। ठीक है, तो कोई भी गैस जिसके पास आप बर्निंग कैंडल स्टिक लेकर आओ, वो पॉप साउंड के साथ बर्न हो, वो ही गैस हाइड्रोजन गैस होती है। तो आपको हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग क्लियर हो गई ना। हाइड्रोजन गैस अगर प्रेजेंट है तो बर्निंग कैंडल स्टिक पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड इज टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग को भी सीख लिया। और ये पूरी प्रॉपर्टी क्या थी, इवोल्यूशन ऑफ गैस। वो रिएक्शन जिसके अंदर गैस निकलती है, ये उसका एग्जाम्पल था। और हमने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग को भी क्लियर किया। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। चलो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो पहले तो मुझे आप लोगों को प्रेसिपिटेट के बारे में एक्सप्लेन करना है। पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, फिर मैं आपको कंप्लीट बताती हूँ व्हाट इज प्रेसिपिटेट होता है। आप एक ग्लास लो, ग्लास में पानी डाल दो और उसके अंदर आप रेत डाल दो, सैंड डाल दो और उसको बहुत अच्छी तरह से शेक करो। तो क्या होगा, शेक करने के बाद आप उसे छोड़ दो। थोड़ी देर के बाद आप लोग देखेंगे जो सैंड है ना, वो पूरे वाटर में डिज़ोल्व नहीं हुआ, सैंड क्या हुआ, नीचे की तरफ आके कलेक्ट हो गया। ठीक है ना, तो क्या होता है, वो वाटर आपका सॉल्यूशन था, सैंड आपका नीचे कलेक्ट हो गया, दैट इज़ प्रेसिपिटेट। ठीक, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक सॉलिड फॉर्म होती है जो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं होती है, वो सॉलिड के वो लिक्विड जो आपका सॉल्यूशन था उसके नीचे कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, कैसे होती है प्रेसिपिटेट, ये आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। ये हम लोगों ने बीकर लिया था, ये ऊपर जो है ना, ये पूरा ट्रांसपेरेंट वाटर की तरह ये आपका सॉल्यूशन है। और ये जो येलो है ना, ये जो येलो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका प्रेसिपिटेट है। ये येलो पोर्शन इस एंटायर सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व नहीं हुआ, ये सॉलिड फॉर्म में नीचे की तरफ आके कलेक्ट हो गया। तो वो सॉलिड सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं होता और आपका नीचे आके कलेक्ट हो जाता है, उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। देन सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हम प्रेसिपिटेट की शॉर्ट फॉर्म पीपीटी भी बोलते हैं, पीपीटी। ठीक है, तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें पीपीटी फॉर्म होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल दिया है, देखो ये हमारे पास है पीबी, लेड, NO3 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। तो यहाँ पर क्या हो गया, लेड नाइट्रेट। ठीक है, फिर से अगर मैं आपको बताऊं तो लेड की वैलेंसी कितनी होती है, 2, नाइट्रेट की वैलेंसी आप लोगों ने पढ़ी है 1। तब हमारा क्या फॉर्म बनेगा, ये होगा हमारे पास PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। तो हम लोगों ने लेड नाइट्रेट लिया और अब आप लोग लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कर रहे हो पोटेशियम आयोडाइड से, Ki, पोटेशियम आयोडाइड। तो देखो क्या होगा, जो हमारा लेड है वो किससे रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा आपके आयोडीन से। ठीक है, लेड रिएक्ट करेगा आयोडीन से और क्या बनाएगा, लेड आयोडाइड। अब ये कैसे बना, लेड Pb
आयोडीन से रिएक्ट करना है I, लेड की वैलेंसी 2, आयोडीन की वैलेंसी 1, तो ये आपका क्या बन जाएगा PbI2। ओके, PbI2, तो ये आपका क्या बन गया लेड आयोडाइड। ठीक है, लेड आयोडाइड एक पीपीटी है। अभी मैंने आपको बोला पीपीटी क्या होता है, पीपीटी सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता, वो नीचे की तरफ कलेक्ट होता है। गैस ऊपर की तरफ जाती थी, इसलिए हम लोगों ने गैस को इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट किया था। जो आपका पीपीटी होता है वो नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने उसे डाउनवर्ड दिखा दिया। तो ये जो आपका PbI2 है ये पीपीटी बना, और इस पीपीटी का कलर होता है येलो, जो आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने इसको क्या लिया, दैट इज पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के अंदर हम लोगों ने क्या किया, लेड नाइट्रेट डाल दिया। जैसे आप लोग इसे मिक्स कर रहे हो तो येलो कलर का पीपीटी फॉर्म होना स्टार्ट हो गया, और थोड़ी देर के बाद वो पीपीटी नीचे कलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर लेड ने आयोडीन से रिएक्ट किया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा पोटेशियम एंड नाइट्रेट, तो आपका पोटेशियम नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, पीपीटी फॉर्म हुई, दैट इज योर सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली मैंने आपको दिखाया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। तो अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, चलिए तो अब हम पढ़ते हैं अपनी थर्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें कलर चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोगों ने लिया Fe, दैट इज आयरन सल्फेट, इसका नाम क्या होगा, फेरस सल्फेट। हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं। आपको पता होना चाहिए फेरस सल्फेट का कलर कौन सा होता है, ग्रीन। ठीक है ना, जो हमारा फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं उसके क्रिस्टल्स का कौन सा कलर होता है, ग्रीन। अब हम इसको हीट कर रहे हैं, अब हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो जब हम इसे हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है। अभी नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, तब मैं आप लोगों को डिकम्पोजिशन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी हमारे पास फेरस सल्फेट है, जब हम उसे हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। किस में ब्रेक होता है, वो ब्रेक होता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में। अब अगेन ये दोनों आपका क्या है, गैस है, तो इसे हम किससे इंडिकेट करेंगे, एरो से। ठीक है ना, तो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को हम लोग हीट कर रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड का ब्राउन कलर होता है। तो देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ, पहले फेरस सल्फेट के ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स थे, हीट करने के बाद वो कन्वर्ट हो गया फेरिक ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड का कौन सा कलर होता है, ब्राउन कलर। ठीक है ना, तो पहले ग्रीन, अब क्या हो गया, ब्राउन कलर हो गया, और कुछ गैसेस इवॉल्व हो गई। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई किसकी, चेंज इन कलर। ओके, चलो हम इसे एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। तो आपके सामने ये एक्सपेरिमेंट है, देखिए ये हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब लिया। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स रखे, हमने इसको बर्न करना स्टार्ट किया। तो पहले तो क्या होगा, आपकी गैसेस इसमें से इवॉल्व हो गई, SO2 और SO3। मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें गैस इवॉल्व होती है, तो आप इसे उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अंदर से हमारा SO2 और SO3 गैस इवॉल्व हो गई। बाद में यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बचेगा, तो पहले ये ग्रीन कलर था, यहाँ पे बाद में ब्राउन कलर का सब्सटेंस बचेगा। ये रहा हमारा कलर, ये आपके फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ग्रीन कलर के। हीट करने के बाद गैस इवॉल्व हो गई, और हमारे पास बाद में जो बचा वो फेरिक ऑक्साइड था, जो ब्राउन कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो गया। ओके, ये प्रॉपर्टी अब हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। ये तो आप लोगों ने खुद भी देखा होगा इस प्रॉपर्टी को, मैं आपको बताती हूँ। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है। आप लोगों ने चूना एक देखा होगा, ठीक है ना, चूना पहले ज़माने में ना जब हम लोग घर का वाइट वॉश करते थे तो हम उस चूने की हेल्प से करते थे। एक ड्रम लेते थे, उस ड्रम में पानी डालते थे, और फिर हम उसमें क्या डाल देते थे, चूना। ठीक है, चूना क्या होता है, क्विकलाइन। ठीक है, चूने का केमिकल नेम क्या है, क्विकलाइन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। जब हम लोग क्विकलाइन को, दैट मीन्स चूने को पानी में डालते हैं, तो जब चूना पानी से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से, और ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
और साथ में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि हमारा जो वाटर होता है ना वो उबलना शुरू हो जाता है, वो बॉयल हो जाना शुरू हो जाता है। तो आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो। थोड़ा सा वाटर लो, उसके अंदर आप लोग क्विकलाइम डाल दो, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर के बाद हमारा वाटर क्या हो गया है, गर्म हो गया है। गर्म हुआ है मतलब क्या हुआ, जब आपके पानी और क्विकलाइम के बीच में रिएक्शन हुई होगी तो उसमें से क्या रिलीज़ हुई, हीट रिलीज़ हुई, और उस हीट की वजह से जो हमारा वाटर है वो वार्म हो गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हीट निकली, इवॉल्व हुई, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें आपका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर फॉर्म स्लेग-लाइम। ये आपका क्या है, क्विकलाइम, इसको हमने वाटर से रिएक्ट किया, इन दोनों के रिएक्शन के बाद हमें क्या मिला, स्लेग-लाइम बना, और उसके साथ क्या निकली, हीट निकली, जिससे वाटर हीट अप हो गया। इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे क्विकलाइम लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसके अंदर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं। तो इसके रिएक्शन के बाद हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेग-लाइम बोलते हैं। और जब आप इस बीकर को टच करके देखोगे तो आपको जो बीकर है वो गर्म दिखाई देगा, दैट मीन्स इन दोनों की रिएक्शन के बाद हीट निकली थी। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन की। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें गैस निकलती है, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें पीपीटी बनता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें कलर चेंज होता है, और कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करेंगे और हमारे पास कितनी टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस हैं। ही बाकी बचे हुए टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मैंने जो भी टीच किया है उसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी प्रोवाइड हो। थैंक यू।